Hello everyone, welcome to our channel We Can. Today we will discuss the chapter number 6 Manufacturing Industries of class 10th of Geography. Okay, as you can understand by the uh, topic, manufacturing industry means किसी भी चीज़ का बनना, मैन्युफैक्चर करना, but in a very large quantity और on a very large scale. ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. Like we see all around us things, चेयर्स है, कम सोफाज हैं, कूलर्स हैं, कुछ भी हमारे आसपास की चीज़ें, कोई भी गुड्स जो हम यूज़ करते हैं, कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, शुगर्स है, टी है, कुछ भी है जो भी हम यूज़ करते हैं अपने डेली आसपास की लाइफ में, वो कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस हुआ होगा ना. ऐसे रॉ मटेरियल के फॉर्म में तो नहीं है, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है. तो दैट मीन्स उसका मैन्युफैक्चरर हुआ है. और कहाँ हुआ है? इंडस्ट्रीज़ में हुआ है. और ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, अगर उसको लार्ज क्वांटिटी में उसको प्रोसेस किया जा रहा है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, और कहाँ बनाना, जहाँ बनता है उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं. ठीक है ना. डू अब देख लीजिए, जैसे पेपर बनता है, पेपर काय से बनता है? वुड से. शुगर बनती है, शुगर काय से बनती है? शुगर कैन से. तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, वी कैन सी दैट कि किस तरीके से उनको प्रोसेस किया गया है. रॉ मटेरियल से, रॉ फॉर्म से उनको कैसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है. और इस कन्वर्ट करने के प्रोसेस में ऑफ कोर्स सारा काम मशीनों के थ्रू इज़ नॉट पॉसिबल. तो उसमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी हुआ है, और किन का? पीपल्स का. उनको काम करने के लिए लोग चाहिए. तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, दिस इज़ इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर और एक्टिविटीज़ वी कैन से. क्योंकि प्राइमरी मटेरियल को फिनिश्ड गुड में ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो ये कौन सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ठीक है. और इसमें आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, या कार के जो वो शॉप्स होते हैं, बड़े बड़े स्टील बेकरीज है, all that are employed the people and providing services. Okay, so in this chapter we will discuss how manufacturing industries works and what is the process, and if we are a manufacturer owner, तो what should we think about कि how my manufacturing का industries work well, how could I get more and more profit. वो सारी सिचुएशन के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डीपली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये क्यों है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई? बिकॉज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज measured by the development of manufacturing industries. किसी भी नेशन की, किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप्ड है, इससे हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं, क्या मेजर करते हैं? उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल आप चाइना को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, मतलब देर आर सो मच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अब पूरे मतलब चाइना जो है पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पे है, अपना कंजप्शन को कंप्लीट करने के अलावा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना एक्सपोर्ट कर रहा है. यानी यू कैन इमेजिन हाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज are there, and how they are working, or how they are getting profit from all over the world countries. how it is possible? तो ये इससे पता चल रहा है कि कितनी डेवलप्ड है वहाँ की. और टेक्नोलॉजी जापान की आप देख लीजिए, जर्मनी की देख लीजिए, किस तरीके से वहाँ के ये उसकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं कि हमारी मतलब किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ को शो करते हैं वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है ना. तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की, है ना. इन दिस topic, first is manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, but it is reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs. In which sector?
सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ऑल्सो। जब क्या है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ किसी देश में ज़्यादा होंगी तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे लोग भी चाहिए होंगे काम करने के लिए। और इंडिया में हम पहले ही डिस्कस कर चुके कि 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इमर्ज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड, प्राइमरी सेक्टर। तो इससे क्या हो रहा है, एक ही सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहा है तो वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड में बदल रहा है। और अगर किसी नेशन में इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को जो है डेवलप्ड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर पे जो लोड है वो कम होगा, लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब मिलेंगे तो वो उस तरफ से मूव ऑन करेंगे। एग्रीकल्चर पे जो वो बाहर था कि हाँ भाई सब इसी में लगे हुए, इसी फील्ड में हमारा सारा लेबर सारा सब इन्वेस्ट हो रहा है और उसका जीडीपी में कोई इतना आउटकम भी नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होगा, किसी देश के इकोनॉमी में देखा कैसे इंपॉर्टेंस हुई, क्योंकि उससे जॉब मिला उनको, वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उनका हो रहा है तो फिर नेशन का भी हो रहा है ना। एंड द second important topic is industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. of course ये तो पहले पॉइंट से रिलेटेड ही है। अगर किसी कंट्री में जॉब की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जनरेट की जाती हैं तो क्या उस देश में गरीबी हो सकती है? इम्पॉसिबल। और अगर है तो उसका रेट बहुत नीचे जाएगा, उसका परसेंटेज बहुत कम होता चला जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों कम होती चली जाएंगी अगर इंडस्ट्रीज़ जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हुई ना, उसमें उनको जॉब जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उससे पॉवर्टी कम हो रही है। दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ हों या बैकवर्ड एरियाज़ हों, वो उनके वहाँ भी अगर हम ये इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करेंगे तो उनको भी जो है रीजनल एरिया से जोड़ सकते हैं, उनकी भी मतलब अपब्रिंग वो अच्छी होगी, उनकी भी कह सकते हैं सिचुएशन अच्छी होती जाएगी वर्क के साथ। ठीक है ना। तो ये इसके दो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अगर हम अपनी नीड का, अपनी कंजप्शन का जितनी हमें ज़रूरत है उतना अगर हम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम उस गुड्स को क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो है ट्रेड है वो फैलेगा। ट्रेड और कॉमर्स में ऑफ कोर्स हमारी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर है वीट की जो क्रॉप है उसको कल्टीवेट करने में। तो ऑफ कोर्स हम अपनी यूज़ के बाद जो बचता है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे नेशन को क्या हो, हमारी इकोनॉमी को क्या होगा, फ़ायदा होगा, है ना। और हमारी जो है इंटरनेशनली रेपो है वो भी अच्छी होएगी। और फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कोर्स उसके बदले में हम क्या लेते हैं, रुपीज़ तो लेने सर है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आएगा, ये हमारी जो है इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा असर डालेगा, है ना। एंड कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरियस। लाइक India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. Of course किसी भी कंट्री का जो है अगर कोई चीज़ किसी का देश की मशहूर है कि भैया ये लेना है तो आप देख लीजिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की कोई, क्या आप जापान की कंपनी है उसकी यूज़ करिए, ये है यानी कि जापान ने अपने देश में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसकी इलेक्ट्रिकल आइटम्स की ऐसी एस्टेब्लिश करी है, उसको ऐसे डेवलप किया है, उसकी अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया है, तब वो पूरी दुनिया में क्या हुआ, उसकी प्रॉस्पेरिटी हुई, उसकी उस गुड्स की प्रॉस्पेरिटी हुई कि ये वहाँ का मशहूर है। जैसे इंडिया का आप देख लीजिए, कॉटन इंडस्ट्री है, बहुत मशहूर है इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड में इसका कोई वो नहीं है,
राइवल कह सकते हो आप, कोई नहीं है। तो मशहूर है, सिल्क तो जो था वो ढाका का मशहूर था, पूरी दुनिया में मशहूर था। तो अपने गुड्स की अगर आप क्वालिटी बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में अगर क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन उठता है कि मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री क्या आपस में एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकती है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटर इंडिपेंडेंट। कैसे? अगर सपोज जो है एग्रो इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं इंडस्ट्रीज़, वो अपना सारा प्रोडक्शन कर रही है, रॉ मटेरियल पूरा तैयार है, और अगर इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या सेकेंडरी सेक्टर है वो अपना काम नहीं कर रही, तो क्या ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा? क्या रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स जो हमें चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, वो बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, है ना। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरी तैयार है और एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री अपना काम नहीं कर रही है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहे, तो क्या प्रोसेसिंग का काम हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्यों? और अगर ये दोनों अपना काम कर रहे हैं और टर्शियरी सेक्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन ये सब अवेलेबल करवा रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो क्या ये डेवलपमेंट पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग their production but also made the production process very efficient। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो कुछ भी बन रहा है वो एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के बेस पे बन रहा है, उसको वो एफिशिएंट बना रही है ना। और इसके लिए हम जैसे ये अपनी इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को और कैसे डेवलप करते हैं, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। हो सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए, वो आपको कोई भी 3 या 4 रीज़न देने को बोल दें कि आप सजेशन दीजिए कि व्हाट कैन वी डू। हम ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ए फर्स्ट सजेशन कुड बी दैट इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। यानी कि आजकल जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, किस तरीके से लोग कंपटीशन मतलब कंपनीज में, देशों के बीच में किस तरीके से इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव माहौल हो रहा है, तो हम भी हमारी जो है मतलब हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो अपने आप को इस तरह का कंपटीशन हो जो आपको मोटिवेट करे कि नहीं, हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट्स और अच्छे हों, और एफिशिएंट हो, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो। तो ये जैसे हम एक फर्स्ट सजेशन हो सकता है। सेकंड हो सकता है सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। यानी कि हम सिर्फ हमारे ज़रूरत की चीज़ें, हमारे नीड का, हमारे देश के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत का तो पूरा कर रहे हैं, दैट्स इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और इन्वेस्ट करिए, उसको और डेवलप करिए, ताकि ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा तो यू कैन एक्सपोर्ट दैट गुड्स एंड अर्न मनी। और मतलब अपना अपना करके और फिर सिर्फ इसमें सफिशिएंट रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। थोड़ा सा कंपेटिटिव अगर स्पिरिट आएगी तो उससे मैन्युफैक्चर बढ़ेगा अपने आप ही, है ना। थर्ड हो सकता है अवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। वही मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ऐसा ना हो कि हम जो हमारी गुड्स की क्वालिटी है उसको कम कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में आर रेपुटेशन कुड बी स्पॉइल्ड कि भाई ये तो ऐसा सामान है, जैसे है ना, किसी भी उसके मतलब क्वालिटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ हो सकता है ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर हमको इंटरनेशनली जो है अपने आप को स्टैंड करना है कि भाई इंडियन कंपनीज भी एफिशिएंट है, वो भी उनके गुड्स भी जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो हमें कंपटीशन के साथ क्वालिटी को मेंटेन करना होगा और सेल्फ सफिशिएंसी से ऊपर आना होगा थोड़ा सा, है ना। ये सजेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमिक में इस इंडस्ट्री या यू कैन से कि सेकेंडरी सेक्टर का कितना बड़ा हाथ है। जैसे कि
पिछले 20 सालों में इन द लास्ट 2 डेकेड्स मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर उसने कितना किया है 17% ऑफ जीडीपी। टोटल 27% ऑफ द इंडस्ट्री में से मैन्युफैक्चरिंग का 17% है, ठीक है ना। और उसमें 10% माइनिंग और कैरिंग और इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह वो सब आ जाती। ओनली 17% अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का देखा जाए परसेंटेज, ओनली 17%। और अगर इफ़ यू कंपेयर दिस परसेंटेज टू द अदर एशियन इकोनॉमिक्स और अदर कंट्रीज, तो आप क्या देखेंगे कि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क है। देयर परसेंटेज इज 25 to 35%। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में जो रोल है वो 25 से 35% तक है, और यहाँ पर जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 17% तक है। तो मतलब क्या होना चाहिए, हमारी जो ये इच्छा होगी कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़नी चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं पिछले 10 सालों से, हमने क्या सोचा और अगले 10 सालों के लिए, अगले डेकेड के लिए व्हाट इज़ आवर प्लानिंग। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगले उसमें हमको क्या है कि 12% तक ले जाएं इसको, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की या कंपनीज की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की पॉलिसीज़ में फ़र्क आ रहा है। जितना वो मेज़र कर रहे हैं उतना क्यों नहीं हो रहा है। जब ये सोचा था कि इतना परसेंटेज जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना उनका सपोर्ट रहेगा, तो फिर वो क्यों नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी इन्वेंशंस बाय द गवर्नमेंट and renewed efforts by the industry to improve productivity. Economics predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. अगर हमने अपनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको सही किया, सही से इम्प्लीमेंट किया, और हमारी जो इंडस्ट्री है उन्होंने अगर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया, तो हम नेक्स्ट डिकेड में हमारा जो एम था वी कैन अचीव देम, है ना। और इसके लिए क्या सेटअप हुआ है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। कई बार आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि एनएमसीसी क्यों जो है सेटअप हुई थी, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट कुड बी द आंसर। बताइए आप कि ये इसका आंसर ये इससे जस्ट पहले वाली लाइन में ही है कि हम जो हमारा नेक्स्ट डिकेड में 12% ग्रोथ का है, growth rate over the next decade is 12%, that we can achieved aim through the government policies and improved productivity by industry। ये हमारा एम है कि हम 12% जो हमने सोचा था वो नेक्स्ट डिकेड में जो है हम अचीव कर लें। इसलिए एनएमसीसी को जो है सेटअप किया गया है। क्वेश्चन उठता है कई बार यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल लोकेशन। लोकेशन मीन्स हम जो, सपोज आप इमेजिन करिए कि आप एक जो है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करना चाहते हैं, तो आप क्या सर चाहेंगे कि भाई कोई ऐसी जगह हो जो यहाँ पे सब चीज़ों की भाई गवर्नमेंट के पॉलिसी हैं जो मेरे फेवर में हो, रॉ मटेरियल अच्छे से मुझे अवेलेबल हो जाए, लेबर जो है चीप रेट पे मुझे चीप लेबर मिल जाए, कैपिटल मीन्स कम मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़े, एंड पावर इन मार्केट जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ और मार्केट तक मैं उसको ट्रांसपोर्ट ही ना कर पाऊँ, तो उसकी सेल ही नहीं हो, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर कौन कौन से, availability of raw material, labor, capital, power in market, all these are influenced द इंडस्ट्रियल लोकेशन। लोकेशन कैसी होनी चाहिए, ज़्यादातर जो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल लोकेशन ऐसा होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो ऐसी जगह होती हैं भाई ये सब चीज़ें एक साथ तो किसी जगह मिलने से रही मिल भी जाती हैं और ना भी मिले, तो इसमें से कुछ चीज़ें तो मिले और कुछ चीज़ें अरेंज की जा सके कम रेट पे, कम कॉस्ट पे, है ना। इस तरीके की चीज़ को चूज़ किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है वहाँ पर धीरे धीरे मतलब अर्बनाइजेशन फॉलोज द इंडस्ट्रियलाइजेशन।
जहाँ पे इंडस्ट्रीज का सेटअप होगा आसपास, धीरे धीरे उसमें अर्बनाइजेशन बढ़ ही जाएगा, लोग आसपास आके रहना शुरू ही कर देते हैं, है ना। और समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। कई बार ऐसा भी होता है कि जगह मिल जाती है या पहले से खरीदी वो कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से सिटीज़ के पास या अंदर ही जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। उससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन साथ साथ ही चल जाते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि आराम से जो है चीप लेबर भी प्रोवाइड हो जाता है मार्केट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। और दूसरी जो सर्विसेज हैं लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, ये फाइनेंशियल एडवाइस है, ये सब सारी चीज़ें जो है एक ही आसपास जो है अवेलेबल हो जाती हैं। ज़्यादा उनको भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये तो ना टाइम टेकिंग है और मनी सेव भी है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। आजकल तो कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आसपास ही हैं, सपोज़ कहीं सिटी से दूर हैं लेकिन इंडस्ट्रीज़ आसपास एस्टेब्लिश हुई हुई हैं, ज़्यादा उनका ट्रांसपोर्टेशन का वो नहीं है, पास पास ही है। तो वो आपस में मिलकर जो उनको एडवांटेजेस मिल रहे हैं अर्बन सेंटर से, वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ जो है यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का हो या मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम आपस में कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर दो अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो क्या करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो साथ में मिलकर कर सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी इज़ नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, जहाँ पे क्या है छोटे छोटे जो कई छोटी या बड़ी किसी भी तरह की इंडस्ट्री जो है साथ में मिलकर उस एडवांटेज जो उनको ऑफर्ड हुआ है बाय अर्बनाइजेशन और बाय गवर्नमेंट, कैसे भी उसको अगर वो शेयर कर रहे हैं तो इसको एग्लोमेरेशन जो है इंडस्ट्री कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये ग्रेजुअली जो है बढ़ रहा है लोगों में इस तरीके की। ये है कि ठीक है साथ में रहकर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये इसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाए। तो as you guys know, in the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade, such as मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। मतलब बाहर के देशों से जो है हमारा ट्रेड हुए, हमारा व्यापार हुए, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज सेटअप होती थी ये बड़ी बड़ी जगह पे। अंदर जो इंडिया तो यू नो नॉट कितना डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा ये हर तरह की इसमें यहाँ पर जो जियोग्राफिकल सिचुएशन देखने को मिलती हैं। लेकिन उस टाइम जो सेटअप हुआ था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था कि हमको वर्ल्ड वाइड दूसरे देशों से जो हमारा ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चूज करे थे प्लेसेस को, है ना। बट consequently there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland, है ना। और जहाँ पर ये सेंटर ऑफ कोर्स जो चूज़ किए जाते हैं तो उसके आसपास अर्बनाइजेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन आके धीरे धीरे बसना शुरू हो जाती है, ऐसे ही तो शहर बसते हैं। एज यू कैन सी this figure 6.1 that is given in your NCERT, the इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज कैसे उन्होंने आपको समझाया है कि सबसे पहले हम इनपुट कर डालते हैं। इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल्स है या कंपोनेंट पार्ट्स है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है या जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो है, लैंड है, लेबर है, कितना कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें ऑल दिस इंक्लूड्स इन इनपुट। ओके, देन ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, अपने आप पड़े पड़े तो होगा नहीं। ट्रांसपोर्ट वेयर टू द फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होगी, इसकी आउटपुट्स आएगा, प्रोडक्ट बाहर निकलेगा कि भाई ये रॉ मटेरियल से तैयार हुआ है, फिनिश। ये फ्लो चार्ट के थ्रू जो है सारे उसको प्रोसेस को समझाया है ना। अब जो फाइन और प्रोडक्ट्स तैयार हो गए, गुड्स तैयार हो गए, उसका ट्रांसपोर्ट होगा वेयर टू द मार्केट। हमने रखने के लिए थोड़ी ना प्रोड्यूस किया है, बेचने के लिए किया है, तो वो
मार्केट अवेलेबल हो जाएगा। और इस सब का हमको है फ़ायदा क्या है? मनी जनरेट क्या हो रहा है? मनी। मनी के लिए सारा ये जो हमने फ्लो चार्ट के थ्रू किया है स्टडी, उस सब का एम क्या है? मनी, है ना? वी विल गेट मनी, प्रॉफिट। So the key to decision of the factory location is the least cost, government policies, and specialized labor also influence the location of industry। यानी कि हम जो लेबर यूज़ कर रहे हैं खाली चीप नहीं होनी चाहिए, कुछ स्किलफुल भी होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए लेबर। वो कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप काम ही नहीं आएगा तो कैसे आप चीप लेबर ले आएंगे, और उन लेबर को काम करना नहीं आ रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा, और प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाएगा, है ना? तो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री में हम क्या 4 पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट। यानी कि किसी भी हमारी जो साइट है, सपोज हमने एक साइट कर ली, लोकेशन है हमारी इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल जो है आसानी से पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ठीक है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। जो हम मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कौन कौन से मार्केट में वो बिक सकता है ना? अब डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, ये इसके 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले यही देखा है कि लोग फैक्ट्री की जो है साइट है जो है उसके लिए सूटेबल है या नहीं, सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, और कॉस्ट की ऑफ प्रोडक्शन साइड मतलब प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, या रॉ मटेरियल जो पहुंचने में है वो ज़्यादा वो हमको ट्रांसपोर्ट का तो नहीं चार्जेस आएगा, और जब हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने कोई ऐसी जगह बैठ के बना लिया और यूज़ उसका, सपोज़ हमने कोई चीज़ नदन इंडिया में बनाई मैन्युफैक्चर की और उसका यूज़ सदर्न इंडिया में, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हमको कितना ज़्यादा पड़ गया, उसके कितने ज़्यादा चार्जेस हो गए। तो ये चीज़ हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने से पहले क्यों नहीं सोचे? ये सोचना है ना? तो कॉस्ट है, कोई ऐसी चीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज़ नारियल से रिलेटेड कोई तेल, नारियल का तेल बनाने की हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सोच रहे हैं, और हमने जाकर राजस्थान के जैसलमेर में खोल लिया, तो हमें कहाँ से नारियल और कैसे हमको प्रोवाइड होंगे, कि हमने सोचा नहीं कि इतना ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? ये इंडस्ट्रीज गलत जगह खोली ना हमने। ये है इसका मतलब कि सबसे पहले जगह को सही को चूज़ करना है कि ये सही है या नहीं, फिर हमको ये देखना है कि प्रोडक्शन क्या करना है, उसकी साइट कैसी रहेगी, और रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, और रॉ मटेरियल को जब हम फाइन गुड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मार्केट हमारे लिए कितना अवेलेबल है यहाँ पर या आसपास, ये हमारे लिए देखने वाली चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। मीन्स हम अपनी डेली लाइफ में कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल है ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट है, ग्लासवेयर है, पेट्रोल है, मैचेस है, स्कूटर्स है, ऑटोमोबाइल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वुडन्स हैं, फर्नीचर है, बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, एक ही उससे तो नहीं बनी है ना, अलग अलग इनके इंडस्ट्री में अलग अलग, ऐसा तो एक फैक्ट्री में सब प्रोड्यूस हो गई, अलग अलग इनका वो है, और इनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी अलग अलग बेस पे। इसलिए हमने दैट्स वाई वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। हम उस चीज़ को बनाने में, उस गुड्स को बनाने में किस रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो है दो आते हैं, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। ऑफ कोर्स एग्रो बेस्ड में जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल लाइक कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबड़ है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, एडिबल ऑयल है, ऑल दीज आर डिपेंडेंट और रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल सेक्टर, है ना? तो दिस रॉ मटेरियल बेस्ड ऑन एग्रो।
अगर इससे कोई जो है यू बना है तो हम क्या कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में कि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना। इसमें जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, एग्रो जो है एक्टिविटी एरिया से हमको मिलेगा। एंड द सेकेंड इज मिनरल बेस्ड। अगर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर आयरन एंड आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, मशीन्स, टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब में क्या चाहिए हमको, आयरन और स्टील चाहिए। लकड़ी थोड़ी ना काम आएगी, कॉटन थोड़ी ना काम आएगा। तो इसमें क्या काम आ रहा है, दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यानी इसमें जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड होगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना। ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल मीन्स बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील एंड कॉपर मेल्टिंग, एल्यूमिनियम मेल्टिंग। ये और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कि कुछ ऐसे जो होते हैं इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिक और की प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती हैं, यानी सेकंड रॉ मटेरियल। फर्स्ट रॉ मटेरियल तो उन्होंने यूज़ किया क्या बनाने के लिए, सेकंड रॉ मटेरियल किसके लिए, आगे जो उससे चीज़ें बनेंगी उसको यूज़ करने के लिए। मतलब एक बार आयरन बना या स्टील बना तो वो आगे से आगे क्या क्या बनाने के लिए यूज़ होता ही रहता है। तो एक बेसिक की इंडस्ट्री हुई जिसने आयरन को प्रोड्यूस किया है ना, और इस फॉर्म में किया कि उसको आगे कैसे सेकंड नंबर का रॉ मटेरियल तैयार किया उन्होंने। अब उससे आगे जो है दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसको यूज़ करेंगे। स्टील से वो क्या बनाना चाहती है, यूटेंसिल्स बनाना चाहती हैं या डेली लाइफ की कोई चीज़ बनाना चाहती है। आयरन की क्या यूज़ करना चाहती हैं वो, बड़े बड़े टूल्स हैं और मशीन से क्या बनेगा, वो आगे वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना। और एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसा गुड प्रोड्यूस करेंगी विच इज़ यूज्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली। जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन्स है, फैंस है, टीवी है, ये सब चीज़ें हैं। यानी कि हमारे को तो डायरेक्ट मिल रही है ना, हम गए हमको सपोज टूथपेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट खरीद के लिए आए, बस हमें क्या पता किसने मतलब कहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट हुआ, किसने क्या बनाया ये वो, तो हमारा तो डायरेक्ट यूज़ पूरा हो गया ना। तो दैट आर कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। उनका रोल कौन सा है, बेसिक वाला है या कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जिसमें हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ capital investment. What does that mean? A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. यानी कि कौन इंडस्ट्री कितना इन्वेस्ट कर रही है अपने कोई भी, सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, अगर आपका बजट है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस से कम है तो यू विल बी कंडक्ट एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का बजट आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप क्या होगा, हाई स्केल इंडस्ट्री में आएंगे, इंक्लूड होंगे। ये है इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़, है ना। 1 करोड़ में स्मॉल स्केल और हाई स्केल का आप समझ गए कि क्या डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स समझ गए कि 1 करोड़ रुपीस से कम है तो भाई वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड होंगे, और अगर 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है तो वो किस में होंगे, हाई स्केल इंडस्ट्री या उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑफ कोर्स इसमें भी कितने 3-4 तरह की ओनरशिप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक के लिए कोई चीज़ें बनाई जा रही है, पब्लिक सेक्टर उसको यूज़ करेगा, उनके काम की है, तो वो उसे कौन रन करेगा, आपको सोचिए गवर्नमेंट। अगर पब्लिक से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसको गवर्नमेंट ही अपने पॉलिसीज़ के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से चलाएगी। तो
ये कौन से उसमें आएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल है बेल है, सेल है, और भी ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ये सारी गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, है ना। और इसका बिल्कुल दूसरा हो जाएगा, अगर कोई पब्लिक है तो पब्लिक सेक्टर का अपोजिट क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज में यही है कि मतलब उसका मतलब ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ लोगों ने कोई एक मालिक है या कुछ दो चार जो है मेंबर्स ने मिलकर ग्रुप में एक इंडस्ट्री को जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया है, तो वो इसके मालिक हैं, पार्टनरशिप में काम किया है ना। तो वो 3-4 मालिक हैं इसके। तो फॉर एग्जांपल टिस्को है, बजाज ऑटो है, डाबर इंडस्ट्रीज हैं, ये इसके एग्जांपल हैं कि भाई वो अकेले खोली इन्होंने इंडस्ट्री या जो भी मिलकर पार्टनरशिप में खोली, लेकिन है किस सेक्टर से रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर से। गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई ऑथराइज्ड वो नहीं है। हालांकि जो रूल्स हैं ट्रेड के अगर इंटरनेशनली करना है तो वो तो इनको फॉलो करने ही पड़ेंगे, पर ओनरशिप की बात हो रही है, ओनरशिप किसके पास है ना। एंड द थर्ड इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स बोथ। यानी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के मिल के चलाने से मतलब वो चलती हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये एक जॉइंटली ओन्ड कंपनी है, किसके द्वारा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर से मिलके चल रही है ना। तो ये इसका एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल। एंड द फोर्थ इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, सप्लायर्स हो सकते हैं या प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो रॉ मटेरियल्स के, या वर्कर्स भी हो सकते हैं वो इस इंडस्ट्री में जब आ जाते हैं कि भाई वो सिर्फ सप्लायर नहीं रहते हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उनका इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो कुछ चीज़ों को अगर इस सेक्टर में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मतलब दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। यानी कि मिलकर उन्होंने कोई काम किया, प्रॉफिट हुआ तो उसको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, सपोज 50-50 का इन्वेस्टमेंट है तो 50-50 शेयर कर लिया प्रॉफिट को, और 60-40 का है तो 60-40 कर लिया, और सपोज लॉसेस हो गए तो लॉस को भी उन्होंने उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये ऐसे मिलकर कई लोग करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, यानी कि, और केरला में जो है कॉयर इंडस्ट्री है, वो इसके एग्जांपल है कि किस तरीके से जो है प्रोड्यूसर्स है या सप्लायर्स है या वर्कर्स है ऑफ रॉ मटेरियल्स वो भी मिलकर कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, है ना। एंड द लास्ट इज बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। यानी रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स जो मतलब मिलकर पहले कितना उसका वेट था, कितने भारी हैं वजन में, उसके बेस पे भी होता है। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील है वो, और लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं। या एक जगह मतलब बल्ब की फैक्ट्री है, वहाँ पे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, और एक जगह बड़े बड़े कंटेनर हैं या रेलवे जो है कंपार्टमेंट वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क तो होगा ना, वेट वाइज फ़र्क हुआ। बल्ब का वेट देखिए आप, और उधर रेलवे जो है उस कंपार्टमेंट का आप वेट देखिए, तो आयरन और स्टील से बनता है और ये इसमें बन रहा है, तो दोनों में फिर